भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता। भारतीय दंड विधान 1860 स्टेफेन के अनुसार अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। केनी ने अपने पुस्तक आउटलाइन्स ऑफ क्रिमिनल लॉ में अपराध को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशासित दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। अपराध के निम्नलिखित 4 आवश्यक तत्व हैं। मानव आपराधिक मन स्थित या दुराशय आपराधिक कृत्य तथा ऐसे आपराधिक कृत्य जो मानव तथा समाज को क्षति करे। भारतीय दंड संहिता की धारा 1 संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन लागू के विस्तार से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता को 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया। यह संहिता जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होती है। जम्मू कश्मीर राज्य में रणवीर दंड संहिता लागू होती है, लेकिन अब इसे भी ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर अब भारत का ही केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर भारत दंड संहिता की धारा 2 के अनुसार जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है तो वह इस संहिता द्वारा दंडित किया जाएगा। इस संहिता की धारा 4 के अनुसार भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा या भारत के पंजीकृत किसी पोत या विमान पर वह चाहे जहाँ भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के अंतर्गत अपराध किए जाने पर इस संहिता के उपबंध लागू होंगे। भारतीय दंड संहिता की कोई बात विशेष विधि या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालती। धारा 10 में पुरुष एवं स्त्री के बारे में बताया गया है। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का उद्योतक है, चाहे वह 1 दिन का हो या 100 वर्ष या उससे ऊपर। इसी प्रकार स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी के उद्योतक है। धारा 18 के अनुसार भारत से तात्पर्य जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत है। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 लोक सेवक से संबंधित है। इस संहिता में धारा 24 में बेईमानी से की परिभाषा दी गई है। जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे तो वह उस कार्य को बेईमानी से करता है। धारा 25 में कपटपूर्वक को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी बात को कपट करने के आशय से करता है तो यह कहा जाता है कि वह कपटपूर्वक किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 समान आशय से संबंधित है। इस धारा के प्रमुख आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। एक आपराधिक कृत्य 1 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबसे सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। धारा 34 के अधीन सामान्य आशय का अर्थ है आशय जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को ज्ञात है। समान आशय एवं समान आशय में अंतर। समान आशय और सामान्य आशय में अंतर। सामान्य आशय में पूर्व नियोजन योजना एवं पूर्व सहमति होती है, जबकि समान आशय में पूर्व नियोजित योजना और दिमागों का सम्मिलित नहीं होता है। धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय से संबंधित महत्वपूर्ण वाद निम्नलिखित है। महबूब शाह बनाम इम्परर, बरिंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर, श्रीकांतीय बनाम बम्बई राज।
धारा 40 में अपराध के बारे में वर्णन किया गया है। धारा 41 के अनुसार विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू होती है। धारा 42 के अनुसार स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में ही लागू होती है। लॉर्ड कोक के अनुसार कोई कृत्य स्वयं अपने आप में अपराध नहीं हो सकता जब तक वह आपराधिक मन स्थिति से न किया गया हो। मन स्थिति का पर प्रमुख वाद है आर बनाम प्रिंस, क्वीन बनाम टाल्सन, सिराज बनाम रुडजन एवं नाथुराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य। धारा 52 में सद्भावपूर्वक शब्द परिभाषित है। इसके अनुसार कोई बात सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाएगी जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। धारा 53 में दंड के प्रकार बताए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास जो 2 प्रकार का है अर्थात कठोर श्रम के साथ कारावास तथा सदा कारावास, संपत्ति का संपहरण और जुर्माना। धाराएं 121, 132, 194, 302, 305, 307, 364 क और 396 में मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान है। धारा 54 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है तो यदि समुचित सरकार उचित समझे तो वह मृत्युदंड को कम कर सकती है। धारा 57 के अंतर्गत दंडावधियों की विनों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास की तुल्य गिना जाएगा। धारा 63 के अनुसार जहां जुर्माने की राशि बताई नहीं गई है वहां जुर्माना कुछ भी हो सकता है परंतु अत्यधिक नहीं होगा अर्थात युक्तियुक्त होगा। धारा 73 के अनुसार अभिव्यक्ति को एकांत परिरोध में रखने की अधिकतम अवधि 3 मास है। एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। यदि कारावास 3 मास से अधिक अवधि का है तो संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक नहीं होगा। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 से धारा 76 से 106 तक साधारण अपवादों से संबंधित प्रावधान समाविष्ट है। धारा 76 से 95 तक की धाराएं क्षमा योग्य बचाव से संबंधित है। धारा 96 से 106 तक की धाराएं न्यायोचित प्रतीक्षा से संबंधित हैं। धारा 76 के अनुसार तथ्य की भूल आपराधिक दायित्व के विरुद्ध अच्छा बचाव है परंतु विधि की भूल बचाव नहीं है। धारा 77 के में प्रावधान है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है या जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है। धारा 78 के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार में कार्य अपराध नहीं है। क एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है, क ने कोई अपराध नहीं किया है। इस प्रकार एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता के 78 के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है। भारतीय दंड संहिता की धारा 80 में वर्णित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता है। दुर्घटना एक अच्छी प्रतिरक्षा है किंतु यह अनेक अपवादों के अधीन है जो निम्न है। कार्य आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो, कार्य विधिपूर्ण प्रकार और विधिपूर्ण साधनों के द्वारा किया गया हो, कार्य उचित सावधानी और सतर्कता से किया गया हो, कार्य विधिपूर्ण हो। भारतीय दंड संहिता के धारा 81 आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व के प्रतीक्षा से संबंधित है। आर बनाम डडले एंड स्टेफन के बाद
का वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा के इसी साधारण अपवाद से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता के धारा 82 के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। धारा 83 के अंतर्गत 7 वर्ष के ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त है। भारतीय दंड संहिता के 84 के अंतर्गत विकृचित व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा, परंतु यदि अपराध करते समय अभियुक्त यह जानता था कि वह विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है तो ऐसा होने पर वह दंडित हो जाएगा। मैकनॉट वाद विकृत चित्तता के आधार पर बचाव संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित करता है। भारतीय दंड संहिता के धारा 85 में अनैच्छिक अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतीक्षा बचाव का प्रावधान करती है। धारा 86 स्वैच्छिक मतता से संबंधित है, अर्थात अपनी इच्छा से मत होकर अपराध करना बचाव नहीं है। भारतीय दंड संहिता के धारा 87 रोमन विधि शास्त्र के प्रसिद्ध सूत्र वाल्टेन नॉन फिट इंजुरिया पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वैच्छिक कार्य अपकृत नहीं है। धारा 87 के अंतर्गत सम्मति से किए गए कार्य को प्रतीक्षा का एक आधार माना गया है, किंतु यह बचाव इसी धारा में वर्णित है। निम्न अपवादों के अधीन है। सम्मति 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति द्वारा दी गई हो, कार्य से मृत्यु या घोर उपहति कारित करना आशयित न हो, उपयुक्त की संभावना का ज्ञान न हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 94 के अंतर्गत हत्या और मृत्यु से दंडनीय अपराधों को छोड़कर वह कार्य जिसको कोई व्यक्ति मृत्यु की तुरंत धमकी द्वारा विवश किए जाने के फलस्वरूप करता है तो अपराध नहीं होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 95 के अनुसार तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य अपराध नहीं है। तुच्छ अपहानि वह है जिसे मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 में व्यक्ति के शरीर तथा संपत्ति संबंधित प्रतीक्षा के अधिकारों का वर्णन है। धारा 100 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में शरीर की प्राइवेट सुरक्षा के अधिकार के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित करने का अधिकार है। जब हमले में के परिणाम स्वरूप मृत्यु की युक्तियुक्त आशंका हो, जब हमले से घोर उपहति कारित होने के युक्ति आशंका हो, बाल संगत के आशय से हमला, बलात् संगत के आशय से हमला, प्राकृतिक विरुद्ध काम तृष्णा के लिए किया गया हमला, अपहरण करने के लिए किया गया हमला, सदोष परिरोध के लिए किया गया हमला, तेजाब फेंकने का प्रयोग करने या उसके प्रयत्न पर गंभीर उपहति का युक्तियुक्त आशंका हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के अनुसार निम्नलिखित स्थितियों में संपत्ति की प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक: लूट, रत्रौधी गृह भेदन, अग्नि द्वारा रिष्टि, चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जिससे मृत्यु या घोर उपहति का आशंका हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में परिभाषित दुष्प्रेरणा अपराध उकसाने द्वारा, साशय सहायता द्वारा तथा षड्यंत्र में शामिल होने से घटित होता है। जयदेव बनाम स्टेट वाद का संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 एवं आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। धारा 120 ए के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है।
विनायक दामोदर सावरकर का वाद नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 121 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का प्रेरण करना मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A राजद्रोही सेडिशन को परिभाषित करता है। धारा 124A के अनुसार जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा ये संकेतों द्वारा दुष्रूपेण द्वारा अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, अप्रीति प्रदीप्त करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माने जोड़ा लगाया जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। धारा 141 के अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि के विरुद्ध जमाव कहा जाता है। यदि उन व्यक्तियों का जिनसे जमाव गठित होता है सामान्य उद्देश्य विधि अथवा विधिक प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के अनुसार जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भांति में कारावास में जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता के 146 के अनुसार 5 या इससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए या बल प्रयोग का हिंसा को अपराध गठित करती है। भारतीय दंड संहिता के 147 के अनुसार जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास में जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता के 149 संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर प्रतिपादित करती है। संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की अपेक्षा यह है कि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कोई कार्य किया जाए। सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति, समुदाय में से किसी के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153 क में दंडित किया जाता है। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन का उपबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ख में किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 154, 155, 156 दांडिक विधि के प्रतिनिधि दायित्व को स्वीकार करती है। प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत सर्वप्रथम आर बनाम हिंसन 1730 के वाद में प्रतिपादित किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 दंगा को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार जब 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति के विध्वंस डालते हैं तब यह कहा जाता है कि दंगा करते हैं। धारा 160 के अनुसार दंगा के अपराध के लिए 1 माह तक कारावास और 100 रुपये जुर्माना या दोनों दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 170 के अंतर्गत लोक सेवक का प्रतिरूपण का एक अपराध है। मिथ्या सूचना देने को भारतीय दंड संहिता की धारा 177 में दंडित किया गया है। 6 माह का साधारण कारावास या 1000 का या दोनों का दंडित होगा। धन्यवाद।